हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वन चैनल कीप क्रिएटिंग। दोस्तों, आज हम जिस पोर्टफोलियो की रिव्यू करने वाले हैं वो एक ग्रोइंग पोर्टफोलियो है, एक बिगिनर पोर्टफोलियो आप इसको कह सकते हैं। इसमें करीबन 48,000 की कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। काफी मॉडेस्ट सी, केवल 2% की इसमें प्रॉफिट हो रही है। और इस पोर्टफोलियो के कुछ डिटेल्स को देखते हैं, इसमें काफी कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। बहुत सारे बिगिनर इन्वेस्टर्स इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सीख सकते हैं, कुछ अच्छी इनपुट्स मिल सकती हैं। तो चलिए इस पोर्टफोलियो की डिटेल्स को देखते हैं। पहली कंपनी इन्होंने इन्वेस्ट की हुई है वो है आरती इंडस्ट्रीज। काफी अच्छी कंपनी है, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की एक अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। लेकिन इससे भी अच्छी कंपनी मुझे लगता है कि मेरी प्रेफरेंस कुछ ऐसी कंपनी है जिनको मैं ज्यादा प्रेफर करता हूँ। दोज आर हायर प्रायोरिटी इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंस इन द स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर मेरे लिए। तो मुझे लगता है कि इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। बुरी कंपनी नहीं है, बट देर आर सम अदर कंपनी दैट आई लाइक अ लिटिल मोर। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है वो है एफएल इंडिया। अच्छी कंपनी है, इसके ऊपर भी मैंने पहले की भी रिव्यूज में इसमें बात की हुई है कि अच्छी स्मॉल कैप कंपनी है, काफी नीश बिजनेस में काम करती है, काफी कस्टम बिजनेस है इसकी, क्लाइंट एक्विजिशन में काम करती है एड्स के बेसिस पे। तो मुझे लगता है कि अच्छी कंपनी है, अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल भी है इसमें। लेकिन चूंकि स्मॉल कैप कंपनी है तो बड़ी कंपनी जो मल्टीनेशनल्स हैं, जो बेहेमोथ्स हैं इस सेक्टर में, वो इसको थोड़ा ईट अप कर सकते हैं, इसके प्रॉफिट्स को, इसके बिजनेस को। तो दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। मुझे लगता है कि एक स्टार्टिंग पोर्टफोलियो के लिए, एक बिगिनर पोर्टफोलियो के लिए एफएल इंडिया इज प्रोबेबली एन ओके स्टॉक, बट नॉट माय फर्स्ट प्रेफरेंस। देयर आर सम अदर कंपनीज, देयर आर सम अदर businesses and sectors that I would want to have allocation into first compared to a business like Affle India. चंबल फर्टिलाइजर्स एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है। इसमें अगर आप रिटर्न रेशियोज को चेक करेंगे तो काफी स्ट्रॉन्ग इसमें आपको नंबर्स दिखने वाले हैं। अच्छी कंपनी है, यूरिया मेनली फर्टिलाइजर्स बनाती है, जैसा नाम से ही जाहिर है, मेनली यूरिया के प्रोडक्शन में ये काम करती है। अच्छी कंपनी है, लेकिन ये एक चीज है कि इसमें सीजनैलिटी रहती है और बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे, चाहे वो फर्टिलाइजर्स के ऊपर की रेगुलेशन की बात हो या फिर मानसून के कारण जो सीजनैलिटी रहती है, कभी डिमांड ज्यादा रहती है, कभी डिमांड कम हो जाती है। तो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स पे इसकी डिमांड, इसकी प्रॉफिट्स को डिपेंड होना पड़ता है। इसलिए बहुत ज्यादा मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता ऐसे सेक्टर्स में जिसमें एक्सटर्नल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो। वैसे बिजनेसेस में, वैसे सेक्टर्स और वैसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में मैं थोड़ा हेजिटेंट रहता हूँ। दीपक नाइट्राइट एक और स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर में बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। बहुत अच्छी कंपनी है, काफी अच्छी हिस्टोरिकल ट्रैक रिकॉर्ड रही है इसकी। रिटर्न रेशियोज आप चेक कर लो, फाइनेंशियल हेल्थ चेक कर लो, काफी अच्छी कंपनी है, इसके साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है एवेन्यू सुपरमार्ट्स में, डी मार्ट में। काफी तगड़ी कंपनी है, बहुत हाईली ओवर वैल्यूड स्टॉक रहती है, यूजुअली काफी एक्सपेंसिव वैल्यूएशन रहती है। तो दैट इज वन थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसमें अगर आपकी बहुत लॉन्ग टर्म की अगर इन्वेस्टिंग होराइजन है तभी आप इसमें इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलिटिलिटी रह सकती है। काफी ओवर वैल्यूड, काफी एक्सपेंसिव स्टॉक है, बट इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस, मैनेजमेंट की फोकस इतनी तगड़ी है कि इतनी हाई वैल्यूएशन स्टॉक मार्केट इसको देती है। तो दोनों चीजें हैं, दोनों तरह की बातें हैं, दोनों चीजों को बैलेंस करके अपनी इन्वेस्टिंग अप्रोच को आप स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। एक्साइड इंडस्ट्रीज, इसकी हमने पहले की जो पोर्टफोलियो रिव्यूज किए हैं उसमें बहुत सारी इसमें बात की हुई है इसकी, यानी कि एक्साइड इंडस्ट्रीज की और अमारा राजा, इन दोनों स्टॉक्स की हमने बात की हुई है। उसमें आपको रिव्यूज में अच्छी खासी डिस्कशन इसके ऊपर मिल जाएगी। ओवरऑल क्रक्स में आपको बता सकता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो एक वेव आई है, एक जो ट्रेंड आई है, उसके कारण बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि जो ओईएम्स हैं, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्पेशली जो कार कंपनी जो खुद प्रोडक्शन करती है कार्स की, मुझे लगता है कि वो खुद अपनी सब्सिडरी सेट कर सकती हैं। और उसके कारण जो ये ऐसी कंपनी जो बैटरी मैन्युफैक्चरर्स हैं, उनके ऊपर, उनके बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पेटस, बहुत ज्यादा इंकरेजमेंट मिलेगी नहीं लॉन्ग टर्म में। मुझे ऐसी आशंका है, मेरी ऐसी डाउट है, इसके कारण मैं ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट अभी करंटली नहीं कर रहा। ये मेरी इनपुट है आपके लिए। अगली कंपनी एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर, एचयूएल। अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के लिए कंपाउंडिंग आपको करके दे सकती है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर चाहो तो। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक एक छोटा बैंक है, रिलेटिवली स्मॉल बैंक है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा इसमें डिपेंडेंस है एक पर्सनैलिटी पे, एक पर्सन की स्किल्स एंड मैनेजमेंट फोकस पे, और उनका नाम है पी वैद्यनाथन जी। अगर आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो तो यू आर एक्चुअली बैंकिंग ऑन, यू आर काउंटिंग ऑन द परफॉर्मेंस, द स्किल्स एंड द मैनेजमेंट डिसीजंस ऑफ पी वैद्यनाथन जी, विच इज नॉट अ बैड बेट। मुझे लगता है कि अच्छी एक बेट हो सकती है, अच्छी परफॉर्मेंस दे सकती है ये कंपनी, ये बैंक। लेकिन मुझे लगता है कि इसको आपको ट्रैक करते रहना है। और इतनी स्मॉल पोर्टफोलियो के लिए, इतनी छोटी पोर्टफोलियो, आप अपनी पोर्टफोलियो को स्टार्ट ही कर रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, इसको बिल्ड करोगे, तो मुझे लगता है कि जब आपकी पोर्टफोलियो थोड़ी बड़ी हो जाए तब आप ऐसी बिजनेसेस पे, ऐसे बैंक्स पे फोकस कर सकते हो। Currently, you should focus on already established businesses which have a good track record, which have a strong presence in the market in the segments that they operate in. इसलिए stronger private bank, जैसे आपने यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में इन्वेस्ट भी किया हुआ, तो that is a good bank, that is a good retail focused private bank। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, ये सभी जो है प्राइवेट प्लेयर्स में बेटर प्लेयर्स हैं compared to IDFC First Bank currently। तो IDFC First Bank is not a bad bank at all, it is a good and growing bank, लेकिन this is too focused on the management, on the skills of just one person
हु इज मिस्टर पी वैद्यनाथन। तो इट कैन बी अ स्मॉल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो, इसमें बहुत ज्यादा आपने एलोकेशन ली हुई नहीं है, 3 स्टॉक्स आपने केवल लिए और ये आपकी कंसिस्टेंट एक ट्रेंड में देख रहा हूँ, 2 स्टॉक्स, 1 स्टॉक्स, 3 स्टॉक्स, 4 स्टॉक्स ऐसे आपने लिए हुए। किसी भी बिजनेस, किसी भी कंपनी में आपने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं किया, तो दैट इज नॉट अ प्रॉमिसिंग साइन। इसके बारे में मैं आगे भी बात करूंगा, आपको कुछ इनपुट दूंगा कि कैसे आप अपनी पोर्टफोलियो को कॉन्सेंट्रेट और फोकस लंबे समय की कंपाउंडिंग के लिए अच्छा लॉन्च पैड आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसमें आपको कुछ ही कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है और उन्हीं में रिसर्च करके, उनको स्टडी करके उनमें हाई कन्विक्शन बेट्स लेने। ये एक स्टॉक, 2 स्टॉक, इतनी कम एक्सपोजर या मतलब 800 रुपए की एक्सपोजर, 300 रुपए की एक्सपोजर, 180, 200 रुपए की एक्सपोजर, इससे कुछ नहीं होना है। दे विल नॉट क्रिएट अ गुड इम्पैक्ट और अ बैड इम्पैक्ट। They will not impact your portfolio in either direction, either a good way or a bad way, because the allocation is so low. So you have to keep that in mind, right? अगली कंपनी जैसे हमने ऑलरेडी बात कर ली, कोटक महिंद्रा बैंक अच्छी बैंक है, अच्छी प्राइवेट सेक्टर बैंक है, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है लॉरस लैब्स में, ये भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एपीआई बिजनेस में, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर्स इन इंडिया, इसके साथ आप कंटिन्यू कर सकते हो, अच्छी कंपनी है। मजगांव डॉक एक इंटरेस्टिंग बिजनेस है, ये एक पीएसयू कंपनी है, शिप बिल्डिंग यानी कि सबमरीन्स वगैरह यानी कि डिफेंस सेक्टर में ये बहुत ज्यादा काम करती है। पीएसयू कंपनी है, ज्यादातर इसकी आप होल्डिंग भी देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ज्यादातर स्टॉक होल्डिंग इसकी है। अच्छी कंपनी है, लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखनी है इस कंपनी के साथ कि ये बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी पे फोकस नहीं है, राइट? ये नेशन बिल्डिंग, ये डिफेंस सेक्टर में काम करती है, नेशन की सर्विस के लिए फोकस्ड है। ये एक पीएसयू है, राइट? यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, इट सर्व्स द गवर्नमेंट, इट सर्व्स द नेशन, व्हिच इज अ वेरी नोबल थॉट, बट इट विल नॉट मेक यू मनी, राइट? इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप चेक करोगे तो हमेशा अप डाउन रहती है। इसके नेट प्रॉफिट मार्जिन आप चेक कर लो, 5%, 6%, हमेशा 10% के नीचे रहती है। तो दिस इज समथिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड व्हाइल इन्वेस्टिंग इन सच सेक्टर्स, सच बिजनेसेस एंड सच स्टॉक्स। तो मैं अगर आपकी जगह पे होता, इफ आई वर इन योर प्लेस, आई वुड हैव एग्जिटेड मजगांव डॉक। अच्छी कंपनी है, बढ़िया काम करती है, बट दिस इज नॉट मेंट फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ दिस साइज। अगली कंपनी प्रिंस पाइप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में एक अच्छी कंपनी है, लेकिन मेरी प्रेफरेंस है एस्ट्रल पाइप्स के साथ। एस्ट्रल पॉलिटेक्निक मुझे ज्यादा पसंद आती है, हालांकि प्रिंस पाइप्स इज नॉट अ बैड कंपनी एट ऑल। इसके नंबर्स भी काफी प्रॉमिसिंग है, अच्छी कंपनी है, बट आई थिंक इट विल बी बेटर इफ यू स्टडी दीज कंपनीज बोथ ऑफ देम टुगेदर, और इनके नंबर्स को, इनके मैनेजमेंट को, इनके ट्रैक रिकॉर्ड को कंपेयर करके आप देख सकते हो कि कौन सी कंपनी आपको ज्यादा पसंद आ रही है बिटवीन एस्ट्रल पाइप्स एंड प्रिंस पाइप्स। अगली कंपनी एसबीआई कार्ड, क्रेडिट कार्ड बिजनेस में ओनली लिस्टेड प्लेयर, अच्छी कंपनी है, बढ़िया कंपनी है, इसके साथ कंटिन्यू कर सकते हो। Subex Limited is actually a software company which provides its services to telecommunication sector mostly, right? जो communication service providers होते हैं, CSPs होती हैं, वैसी कंपनीज को ये मोस्टली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं और डेटा प्राइवेसी, डेटा सेफ्टी वगैरह के सेक्टर में ज्यादा सर्व करती हैं। लेकिन ये एक तो ये छोटी कंपनी है, 3,000 4,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, स्मॉल कैप कंपनी है, प्लस इसकी जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है अप डाउन बहुत वॉलेटाइल रहती है। और इसके रिटर्न रेशियोज को भी चेक करो, इनके फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को चेक करो, नेट कैश फ्लो को चेक करो, तो बहुत ज्यादा प्रॉमिस मुझे करंटली इन द करंट टाइम्स बहुत ज्यादा नहीं दिख रही है सुबेक्स में। हालांकि इस कंपनी ने पिछले जो स्टॉक मार्केट में करेक्शन आई थी मार्च में पिछले साल, तो वहां से करीबन 10 टाइम्स की रिटर्न दे दी, 10 टाइम्स। आपने थोड़ी हाई प्राइस पे यहाँ पे इन्वेस्ट किया हो, 58 की प्राइस पे इन्वेस्ट किया हो, तो बहुत ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं हो रही है, डिसेंट सी प्रॉफिट हो रही है। लेकिन ये कंपनी लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग के लिए बहुत ज्यादा मुझे सूटेबल नहीं लगती है, बट इट इज अप टू यू, इट इज योर कॉल। अगर आप इस कंपनी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल देखते हो फॉर सम रीजन, तो यू कैन कंटिन्यू विद द स्टॉक, लेकिन इफ आई वर इन योर प्लेस आई वुड हैव एग्जिटेड द स्टॉक एंड लुक्ड एट सम अदर सेक्टर, सम अदर स्टॉक। अगली कंपनी आपने इन्वेस्ट की हुई है टाटा मोटर्स में, डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है, डेफिनेटली एक इमर्जिंग कंपनी है। मुझे लगता है कि अपनी बिजनेस को थोड़ा इंप्रूव कर रही है, डेट लेवल्स को थोड़ा रिड्यूस कर रही है, अच्छी सेफ गाड़ियां बना रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी काफी अग्रेसिव पोजिशनिंग है टाटा मोटर्स की। तो डेफिनेटली एक इंटरेस्टिंग कंपनी मुझे लगती है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत ज्यादा मैं इसके ऊपर बैंक नहीं कर रहा करंटली, क्योंकि इनकी जेएलआर की भी बिजनेस जो कि चाइना और यूके यानी कि यूरोपियन यूनियन ईयू पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है, तो चूंकि जेएलआर भी इनकी सब्सिडरी है, उस पर भी ये डिपेंड करती है काफी अपने प्रॉफिट्स के लिए। तो थोड़ा डाइवर्सिफाइड बिजनेस मुझे लगता है, दिस इज एन इंटरेस्टिंग बिजनेस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम फॉर मी, स्पेशली इनकी ईवी पे जितनी अग्रेसिव स्टांस है, अग्रेसिव पोजिशनिंग है, अलॉन्ग विद टाटा पावर। यहाँ पे आपने टाटा पावर में भी इन्वेस्ट किया हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज कंपनीज एट द सेम टाइम। टाटा पावर और टाटा मोटर्स, इन दोनों कंपनीज में इसलिए इतनी उछाल आई है, इतनी जंप आई है, अपसाइड आई है, क्योंकि इन दोनों की ईवी सेक्टर में, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में दोनों की कोलैबोरेशन है अलॉन्ग विद टाटा केमिकल्स। ये हमने पिछली जो पोर्टफोलियो रिव्यू की थी उसमें भी ये बात की थी कि टाटा मोटर्स, टाटा केमिकल्स और टाटा पावर, इन तीनों ने नेक्सस बना के, तीनों ने अपनी कोलैबोरेशन करके ईवी में अपनी अग्रेसिव स्टांस बनाई हुई है इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में। तो दिस इज समथिंग दैट इज इवॉल्विंग, दैट इज ग्रोइंग, दैट इज डेवलपिंग। तो इसको आपको डेवलपमेंट को ट्रैक करते रहना है। टाटा एज अ ग्रुप इज एक्चुअली अ वेरी गुड ग्रुप, वेरी एथिकल ग्रुप, आई रियली रेस्पेक्ट दैट ग्रुप, लेकिन आपको
आपको ध्यान रखना है कि इसकी कंपनी की बिजनेस थोड़ी इवॉल्व कर सकती है अभी, इसको आपको ट्रैक करते रहना है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू टाटा मोटर्स। टाटा पावर मुझे लगता है कि अभी के स्टेज में आपकी जो पोर्टफोलियो साइज है, दिस कंपनी दिस स्टॉक इज नॉट सुटेबल फॉर योर पोर्टफोलियो साइज, लेकिन ये आपकी मर्जी है, आपको डिफाइन करना है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपकी पोर्टफोलियो पे मैं यही कह सकता हूँ कि आपकी जो ओवरऑल पोर्टफोलियो थोड़ी ओवर डाइवर्सिफाइड हो गई। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड एज अ रिटेल इन्वेस्टर, एज अ बिगिनर इन्वेस्टर, इनएक्सपीरियंस इन्वेस्टर, मैं टोटली समझ सकता हूँ कि एक क्यूरियोसिटी होती है, एक एंग्जाइटी होती है शुरुआत में। आपको लगता है कि अच्छा ये भी कंपनी अच्छी लग रही है, वो भी कंपनी अच्छी लग रही है, इसके भी एक स्टॉक ले लो, उसके भी दो स्टॉक्स ले लो। लेकिन ये जो एक लो एक्सपोजर सिंड्रोम होता है, जो स्पेशली रिटेल इन्वेस्टर्स में स्टार्ट में होता है, कि हर एक कंपनी में जो भी कंपनी अच्छी लगी उसमें एक स्टॉक ले लिया, दो स्टॉक ले लिया। कैपिटल छोटी होती है तो बहुत ज्यादा स्टॉक्स ले नहीं पाते, लेकिन हर कंपनी में थोड़ा 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 करके ऐड करते जाते हो, और बाद में आपकी एलोकेशन इतनी ज्यादा हो जाती है, यानी कि आपकी नंबर ऑफ स्टॉक्स इतनी ज्यादा हो जाती है कि उनको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस कैन हैपन विद रिटेल इन्वेस्टर्स, स्पेशली एट द स्टार्ट व्हेन दे आर जस्ट बिगिनर्स इन इन्वेस्टिंग। लेकिन उससे आपको सीखना है। ये एक दो स्टॉक्स की, ये जो आपने 160 रुपए की एलोकेशन ली हुई है, 700 रुपए की एलोकेशन ली है, 900 रुपए की एलोकेशन ली है, तो इससे आपकी पोर्टफोलियो पे कोई भी मीनिंगफुल इंपैक्ट क्रिएट नहीं हो पाएगा, इधर इन अ गुड वे और अ बैड वे। अगर ये स्टॉक्स अंडर परफॉर्म भी करते हैं, बुरा परफॉर्म करते हैं, तो भी आपकी पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा ड्रैग नहीं करेंगे, और ये अगर अच्छा भी परफॉर्म करते हैं तो भी आपके पोर्टफोलियो को बहुत ज्यादा पुश नहीं करेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं इंपैक्ट क्रिएट करेंगे। तो इसलिए हैविंग दिस लो एक्सपोजर विल नॉट हेल्प यू एट ऑल। इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन रिसर्चिंग कंपनीज, स्टडिंग दोज कंपनीज एंड डेवलपिंग अ कन्विक्शन इन दोज कंपनीज, सो दैट यू कैन टेक हाई कन्विक्शन बेट्स, हाई कन्विक्शन कॉल्स इन दोज कंपनीज एंड स्टॉक्स। तो आपको क्या करना है, आपको कंपनीज को आइडेंटिफाई करना है, उनको स्टडी करना है, और एक शॉर्टलिस्ट क्रिएट करनी है। आपकी पोर्टफोलियो साइज के लिए मुझे लगता है कि 5 से 8 स्टॉक से ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए। मैं कहूंगा कि 5 स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करो, अलग अलग सेक्टर्स के, एक एक जो मार्केट लीडर्स हैं, जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज हैं, और ये आपकी अप्रोच को भी थोड़ा स्ट्रीमलाइन करेगी, आपकी थॉट प्रोसेस को, आपके सोचने के तरीकों को और अच्छा करेगा, रिफाइन करेगा, कि आप हर सेक्टर की जो स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज हैं, जो अच्छे सबसे अच्छी कंपनीज है, जो गोल्डन कंपनीज है अपने अपने रेस्पेक्टिव सेक्टर्स की, उनमें ही आप इन्वेस्ट करोगे, तो आपकी थॉट प्रोसेस यानी कि आपकी अप्रोच भी काफी अच्छी हो जाएगी। और स्टार्टिंग में आप उन्हीं सारे सेक्टर्स, उन्हीं सारे बिजनेसेस में इन्वेस्ट करने की कोशिश करो जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो, जिनमें आपकी कन्विक्शन धीरे धीरे डेवलप हो सकती है। हमने इसी सीरीज की, ये जो पोर्टफोलियो रिव्यू की सीरीज है, इसमें हमने आइडियल पोर्टफोलियो सीरीज की बात की थी। पहले की जो 4 वीडियोस है उसमें हमने ये बात की थी कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को ग्रूम करके बिल्ड करना शुरू कर सकते हो, कैसे अलग अलग सेक्टर्स में मार्केट लीडर्स को आइडेंटिफाई करके उन सभी में अप्रोप्रिएट स्टॉक एलोकेशन आप रख सकते हो। मुझे लगता है कि आपकी जो करंट पोर्टफोलियो एलोकेशन है बहुत ज्यादा रैंडम है, वेल थॉट आउट नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है इसके अंदर। जो भी कंपनीज आपको अच्छी दिखी तो आपने इन्वेस्ट कर लिया, कोई कंपनी के ऊपर रिसर्च मुझे ज्यादा नहीं दिख रही है, कोई कंपनी आपने हो सकता है कहीं टिप्स से सुना हो। उससे अच्छा ये होता है कि यू शुड बी सेल्फ सस्टेनेबल, आप खुद से रिसर्च कर पाओ। अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है, वहां पे सारी इन कंपनीज के नंबर्स, बेसिक नंबर्स, फाइनेंशियल रेशियोज, फाइनेंशियल हेल्थ, प्रॉफिट्स की मार्जिन्स, हिस्टोरिकल नंबर्स सारे आपको दिख जाएंगे। खुद से स्टडी करो, खुद से रिसर्च करो, अपनी शॉर्टलिस्ट को क्रिएट करो मार्केट लीडर्स की, अलग अलग सेक्टर्स की मार्केट लीडर्स को आइडेंटिफाई करके एक शॉर्टलिस्ट क्रिएट करो, और उन्हीं सब कंपनीज में हेवी बेट्स लो। और मैं कहूंगा कि इस पोर्टफोलियो साइज के लिए लिमिट द नंबर ऑफ स्टॉक्स टू 5 to 8, नॉट मोर देन दैट। और ये करना कैसे है, क्या प्रोसेस आप अडॉप्ट कर सकते हो, ये मैंने ऑलरेडी बता दिया। टॉप डाउन अप्रोच आपकी होनी चाहिए। सबसे पहले सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करो, कौन से सेक्टर्स में आप कंफर्टेबल फील करते हो, जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो, जिसमें आपकी कन्विक्शन ऑलरेडी है, कौन से सेक्टर्स हैं वो जिनको आप अंडरस्टैंड करते हो। दूसरी, उसमें जो मार्केट लीडर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करो। और तीसरी चीज, आपको कितना एलोकेशन लेना है, किस मार्केट लीडर में, किस सेक्टर में, ये आप डिसाइड करो, और उसी अकॉर्डिंग उन सभी सेक्टर्स की, उन सारे मार्केट लीडर्स में अपनी एलोकेशन को डिसाइड करने के बाद आप उनमें इन्वेस्ट करो। तो एक आपकी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क हो जाएगी, आपकी इन्वेस्टमेंट काफी स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी, तो आपकी इन्वेस्टिंग थॉट प्रोसेस काफी स्ट्रीमलाइंड होगी। आप भी कन्विंस रहोगे कि किस कंपनी में आपने क्यों इन्वेस्ट किया और कितनी एलोकेशन आपकी क्यों है। और ये सभी चीजें करने में, ये सभी प्रोसेस को करने में मुझे लगता है कि जो इस सीरीज की पहले की 4 वीडियोस हैं वो आपको काफी हेल्प कर सकती हैं, आपकी थॉट प्रोसेस को रिफाइन करने में, इजी करने में बहुत आपको हेल्प कर सकती है, मेरा ऐसा मानना है। तो उन सभी वीडियोस को आप डेफिनेटली रिव्यू कर लेना एक बार। फिर आपकी एक क्वेश्चन भी है, आपने एक कमेंट किया कि यू स्टार्टेड योर जर्नी ऑन 2 जून 2021, यानी कि पिछले ही महीने आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट की है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन स्टार्टिंग दैट जर्नी। आई कैन इन्वेस्ट अप टू 8K ऑन मंथली बेसिस। आप महीने के 8,000 के आसपास इन्वेस्ट कर सकते हो, विच इज अ डिसेंट अमाउंट।
करंटली आई हैव इन्वेस्टेड माय 6 मंथ सेविंग्स इन स्टॉक। आपकी जो 6 महीने की सेविंग थी वो आपने इन्वेस्ट किया, तो अच्छी बात ये है कि आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। आपने जो भी मिस्टेक्स किए, जो एलिमेंट्री मिस्टेक्स हो गए हैं आपसे, बिगिनर्स से अक्सर वो हो जाते हैं, जो हमने बात की कि उनको एक सिंड्रोम होती है कि बहुत सारे स्टॉक्स में एलोकेशन लेने का मन करता है, क्योंकि वो इतने एंग्शियस होते हैं, इतने क्यूरियस होते हैं। तो अच्छी बात ये है कि चूंकि आपकी पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, तो इन सभी स्टॉक्स को आप रेक्टिफाई कर सकते हो, एड्रेस कर सकते हो, एंड यू कैन गेट बैक ऑन द राइट ट्रैक वेरी वेरी क्विकली, विच इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग थिंग हियर, राइट। अगर आप अपनी कंपाउंडिंग इंजन को, अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क को सही ट्रैक पे अभी से ला सकते हो कुछ चीजों को ट्वीक करके, तो दैट विल बी द बेस्ट थिंग पॉसिबल, राइट। फिर आपकी एक क्वेश्चन है कि कमिंग मंथ शुड आई इन्वेस्ट इन एशियन पेंट्स और बर्जेट पेंट्स। ये दोनों कंपनीज काफी अच्छी हैं पेंट सेक्टर में, जो कि कंजम्पशन थीम की एक सेक्टर में मानता हूं कि जो कि कंजम्पशन अभी भी पेंट की बहुत ज्यादा इंडिया में है नहीं। अगर आप डेवलपिंग या डेवलप्ड कंट्रीज से कंपेयर करो तो इंडिया में पेंट कंजम्पशन बहुत ज्यादा हाई लेवल पे है नहीं, तो इट स्टिल हैज अ गुड रनवे ऑफ ग्रोथ टू गो, राइट। पेंट सेक्टर की डिमांड अभी भी इंडिया में अच्छी रहने वाली है, एंड दीज टू कंपनीज आर रियली रियली स्ट्रॉन्ग, वेरी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज इन इंडिया। स्पेशली एशियन पेंट्स काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी और बर्जेट पेंट्स भी काफी अच्छी कंपनी। तो इन दोनों कंपनीज में भी मुझे लगता है कि चूंकि आपकी स्मॉल पोर्टफोलियो है, मॉडेस्ट सी पोर्टफोलियो है, तो इन दोनों कंपनीज में एक कंपनी को आप आइडेंटिफाई करो, उनके नंबर्स को चेक करो, उनकी पोटेंशियल को चेक करो कि कौन से में ग्रोथ पोटेंशियल आपको ज्यादा दिख रही है, किसकी ट्रैक हिस्ट्री अच्छी है, किसकी मैनेजमेंट अच्छी है, किसकी फाइनेंशियल हेल्थ अच्छी है। इन सभी चीजों को जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क के थ्रू क्रॉस करोगे, उनको रिफाइन करोगे, उस शॉर्टलिस्ट को क्रिएट करने में आपको पता चल जाए कि कौन सी कंपनी बेटर है आपकी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो साइज के लिए। वैसे तो दोनों ही कंपनीज अच्छी हैं, लेकिन फिर भी चूंकि आपको पोर्टफोलियो साइज थोड़ी छोटी है, तो आपको एक ही कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे हिसाब से, मेरी ओपिनियन में। यू शुड नॉट इन्वेस्ट इन बोथ द स्टॉक्स बिकॉज योर पोर्टफोलियो साइज इज रिलेटिवली स्मॉल। तो आप कंपनी को आइडेंटिफाई करने के बाद जो भी अच्छी रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे जब भी ये कंपनीज आती हैं, जरूरी नहीं है कि आप इमीडिएटली इन्वेस्ट कर दो। जब भी ये कंपनीज अच्छी रीजनेबल सपोर्ट लेवल्स पे आए, अच्छी मूविंग एवरेजेस के आसपास आए, और वो तो मैं हर वीकेंड आप सभी के लिए वीडियो क्रिएट करता ही हूँ, जिसमें बेस्ट स्टॉक्स टू बाय नाउ फॉर दैट वीक डिस्कस करते ही हैं। तो जब भी ये कंपनीज अच्छी मूविंग एवरेजेस के आसपास, अच्छी सपोर्ट्स के आसपास आए, तो you can start accumulating these companies and stocks, and you can set yourself up for good long term healthy compounding. But I hope all these discussions, all these inputs are useful to you. अच्छी बात यह है कि आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में इतनी जल्दी आपको इतने सारे ओपिनियंस और इनपुट्स मिल गए। I hope most of these or all of these are useful to you, beneficial to you, and I wish you all the very best, all the good luck in your investing journey. अगर कोई भी फीडबैक है, अगर आपको कोई फॉलो अप क्वेश्चंस हैं, तो feel free to reach out to me. I will be more than happy to help you out to the best extent possible. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये सेइंग जो कि है नॉलेज इज पावर सुप्रीम, ये इस चैनल का मिशन है, जो कि है आप तक सही नॉलेज पहुंचाना। आगे आने वाली वीडियोस में हम म्यूचुअल फंड, इन्वेस्टिंग, एसेट एलोकेशन और डायरेक्ट स्टॉक से रिलेटेड कई सारे एनालिसिस करेंगे और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। सो यू शुड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड रिमेन पोस्टेड फॉर फर्दर अपडेट्स। अगर आज की वीडियो कंटेंट आपको पसंद आया है तो वीडियो करें लाइक। अगर आपको लगता है कि इस इन्फॉर्मेशन से किसी की मदद हो सकती है तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक और टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू सून। बाय बाय।